हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि अगर कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है बताइए। लेंथ है L, उसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और उसको अगर आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया कुछ इस तरीके से कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगेगा I इंटू एल क्रॉस बी। याद है, देखा था हम लोगों ने। और अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। फिर हम लोगों ने कुछ केसेस देखी थी जिसमें देखा था कि अगर करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, चाहे करंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इन दोनों केसेस में एंगल या तो 0 डिग्री होगा नहीं तो 180 डिग्री होगा। और हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन 180 भी कितना होता है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा में ये चीज कितना हो जाएगा, यानी कि फोर्स लगेगा 0, कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना। लेकिन इस केस में तो फोर्स लगेगा ना, और कितना फोर्स लगेगा, तो आई एल बी और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 साइन थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो यहाँ पर इस पर सबसे मैक्सिमम फोर्स भी अभी लग रहा होगा। देखा था ये सब हम लोगों ने। फिर हमने देखा था कि अगर दो कंडक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बीच का सेपरेशन मान लीजिए कितना है, d है, तो दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। याद है, करंट का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। और इस केस में फोर्स पर यूनिट लेंथ आया था म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। लेकिन अगर दो वायर्स पैरेलल तो हैं, लेकिन करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अगर ऑपोजिट हो जाए तो इस केस में दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला जो होगा वो बिल्कुल सेम ही होगा। ठीक है, यानी डायरेक्शन सेम होने में और डायरेक्शन ऑपोजिट होने में अंतर आता है, तो बस किसका, अट्रैक्शन और रिपल्सन का। सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, बोलिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि अगर कंडक्टर टेढ़ा हो जाए तो क्या होगा। कंडक्टर अगर टेढ़ा हो जाए तो हम लोग एल इफेक्टिव निकाला करते थे, याद है। एल इफेक्टिव का मतलब हुआ कि दोनों एंड पॉइंट्स को हम लोग सीधे सीधे मिला देते थे, और हम ये मान के चलते थे कि करंट ऐसे ना जाके करंट एकदम सीधा गया होगा, और इसको बोला जाता था एल इफेक्टिव। इस केस में इस शांत रहिए, इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो होगा I इंटू एल इफेक्टिव क्रॉस कितना भी। सही है, हाँ, ये सब देखे थे। तो इसमें भी हमने देखा था कि जैसे करंट अगर ऐसे आ रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि करंट एकदम सीधा आया है, बोलो ना, हाँ। और फोर्स का जो फॉर्मूला होगा I, एल इफेक्टिव का मतलब ये वाला लेंथ कि ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ जो कि कितना है 2r है, तो I एल इफेक्टिव का मतलब 2rb। तो ये हो गया आई एल बी साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि एल इफेक्टिव नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऐसा हम लोगों ने देखा था ये सब। इसमें बताइए तो, बोलिए। करंट कैरिंग लूप अगर हो, लूप होने का मतलब हुआ कि करंट जहां से जा रहा हो फिर वहां पे वापस लौट के आ जा रहा हो, तो उस केस में उस पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स हमेशा कितना लगता है, 0 लगता है। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, ऑर्डर, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह है एल इफेक्टिव का 0 हो जाना। अच्छा, इसको एक दूसरे तरीके से देखना चाहोगे, एक दूसरे तरीके से देखना चाहोगे कि इस पर नेट फोर्स क्यों 0 हो जा रहा है, बोलो ना। चलो देखते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, इस पूरे लूप को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। एक हिस्सा चलिए, अच्छा आधा आधा बांट लें,
ठीक है, आधा आधा बांट लेते हैं। तो एक हिस्सा मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और बच्चों एक हिस्सा हो गया फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का। बोलो ना, 2 हिस्से में मैंने बांट दिया है। आप बताइए इस हिस्से में करंट ऐसे फ्लो करेगा और इस हिस्से में करंट ऐसे ना फ्लो करेगा। तो आइए पता करते हैं कि इस हिस्से पे कितना फोर्स लगेगा और किधर लगेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, दोनों एंड पॉइंट्स को सीधा सीधा मिला दें। यानी हम ये मान के चलने जा रहे हैं, एक मिनट, हम ये मान के चलने जा रहे हैं कि करंट जो है ऐसे ना आके करंट कैसे गया होगा, ऐसे गया होगा। तो बताइए इस केस में एल इफेक्टिव कितना आएगा, 2R। अरे अभी हम सिर्फ इस पर फोर्स देख रहे हैं, तो एल इफेक्टिव कितना आएगा, 2R आएगा। अब फोर्स का डायरेक्शन बताओ किधर होगा। तो एल इफेक्टिव है ऊपर, अभी है अंदर, तो एल क्रॉस भी करोगे तो इधर ना आया, यानी इस पर फोर्स लगेगा इधर। और कितना लगेगा, तो आई एल बी साइन थीटा में एल की जगह एल इफेक्टिव ना लेंगे, तो आई की जगह आई लीजिए, एल इफेक्टिव की जगह 2R लीजिए, बी की जगह बी लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है, और साइन 90 डिग्री होगा क्योंकि एल इफेक्टिव ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब हुआ कि इधर की तरफ फोर्स लगेगा 2RBI। कितना लगेगा, 2RBI। आइए देखते हैं इस वाले हिस्से पर कहां फोर्स लगेगा। तो बताइए इस वाले हिस्से में करंट ऐसे ना जा रहा है, तो हम लोग दोनों एंड पॉइंट्स को सीधा सीधा मिला देंगे और ये मान के चलेंगे कि करंट ऐसे ना कि करंट ऐसे चला गया है। क्या बोलते हो। अब तुम बताओ बच्चों, एल इफेक्टिव कहाँ है, नीचे है। अरे एल इफेक्टिव का मतलब हुआ एल का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर करंट का डायरेक्शन, तो वो कहाँ है, नीचे है। बी अंदर है, अंगूठा इधर की तरफ आया, तो इस वाले हिस्से पर फोर्स इधर लगेगा। और कितना लगेगा, तो आई एल इफेक्टिव कितना, 2R ना, तो बाबू 2R, और फिर बी, और साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ भी एल इफेक्टिव नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। इसके और अंदर के बीच का एंगल 90 डिग्री। मिला जुला के इस हिस्से पर फोर्स लग रहा है उधर की तरफ 2RBI, और इस पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ 2RBI। तो बताओ ना नेट फोर्स कितना हो गया। समझ लो कोई रिंग है, उसको जितना फोर्स लगा के इधर खींचा जा रहा है उतना ही फोर्स लगा के इधर खींचा जा रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, तो हालांकि ये चीज जो है वो शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो किसी भी कीमत पर एक करंट कैरिंग लूप पे नेट फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। एक चीज हमने कल देखा था, ये क्वेश्चन सब हमने किए थे। ये भी किया था, किया तो हमने ये भी था, लेकिन ये तो नहीं किया था ना। चलिए सवाल क्या कहता है वो इधर फोटो में ही समझ में आ रहा है। सवाल कहता है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। सब लोग नहीं बोलेगा क्या, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। और इस लूप में स्मॉल आई करंट फ्लो कर रहा है, और किस डायरेक्शन में बताइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां आई तो यहां भी आई, यहां भी आई, और वो तो यहां भी आई। क्या, हाँ, मतलब करंट तो हर सेक्शन में आई ही ना होगा। आपको बताना है कि इस लूप का क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि ये लूप रोटेट करेगा अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द वायर। कहने का मतलब है कि इस वायर के पैरेलल आपको एक एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, ये लूप जो होगा वो इसी के अबाउट ऐसा ग्रीन ग्रीन नाचेगा। ऐसा होगा क्या, तो वो तो चेक करना पड़ेगा ना। हाँ, ई वाला ऑप्शन कहता है कि मूव अवे फ्रॉम द वायर, मतलब ये जो लूप होगा वो वायर से दूर भाग जाएगा, इसको छोड़ दिया जाए दूर भाग जाएगा। ये कहता है कि ये वायर की तरफ आ जाएगा, और ये कहता है कुछ नहीं होगा, वही रहेगा। तुम बताओ क्या होगा। नहीं सोच पा रहे हो। कितने लोग कह रहे हैं कि सर वो रोटेट करेगा, इट विल रोटेट। नो वन। कितने लोग कह रहे हैं कि ये भाग जाएगा लूप से दूर, सॉरी वायर से दूर भाग जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं कि सर वो वायर की तरफ आएगा। तुम कह रहा है, हाथ उठाओ। कितने लोग कह रहे हैं वायर की तरफ आएगा। चलो ठीक है, लेकिन देखिए एक्सप्लेनेशन आपके पास होगा तभी हाथ उठाइएगा, अगर आप भारी बेइज्जती से बचना चाहते हैं तो। तुम एक्सप्लेन करेगी, हाँ
तुम सवेरे आई थी पहले, ये बताओ। हाँ तो बताओ इसका आंसर क्या है? सेम। हाँ ठीक है, तुम कहना चाह रही हो कि अगर करंट का डायरेक्शन सेम हो तो अट्रैक्शन होता है, ये कहना चाह रही हो। ठीक है, मैं समझ गया, और बोलो। हाई देखो, तो करंट खाली यहाँ थोड़े है रे, तो इसमें करंट डायरेक्शन में है तो इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में भी तो है। ठीक है, मजेदार आंसर नहीं था। बोलिए, किधर की तरफ होगा? अरे आंसर क्या होगा इसका? सी होगा, मूव टूवर्ड्स। तो कोई बताओ ना कैसे होगा। अच्छा पहले तो ये बताओ यार, पहले तो ये बताओ कि इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर की तरफ होगा। यहाँ भी अंदर, यहाँ भी अंदर, यहाँ भी, हर जगह अंदर होगा कि नहीं होगा? और अभी ना थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी करेंट कैरिंग लूप पे मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स कितना लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, और ये एक लूप नहीं है। तो एक करंट कैरिंग लूप पे मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स कितना लगता है? नेट फोर्स जीरो लगेगा। जीरो लगेगा तो ये कहीं नहीं जाएगा, ना दूर भागेगा ना उसकी तरफ जाएगा, रिमेन्स स्टेशनरी होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं होगा? अल्तमस बताएगा ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा? है? तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तुम बताओ क्यों नहीं होगा ऐसा? वो सब अब नहीं समझते, बैठो। तुम बताओ कैसे, क्यों होगा ऐसा? तुम बताओ। मैंने कहा है कि करंट कैरिंग लूप पे मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो लगता है, और जब नेट फोर्स जीरो लगेगा, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा। कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा, और अगर ये चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह जाएगा। ये आंसर क्या सही नहीं है? आपको लग रहा है कि डी नंबर ऑप्शन ठीक नहीं है, तो समझाओ क्यों ठीक नहीं है। लूप, तो तुमको क्या लग रहा है कि इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा? इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा? होगा। इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे फोर्स नहीं लगाएगा। सुनिए एक मिनट। हाँ, मैंने ये कहा है कि किसी भी करंट कैरिंग लूप पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स कितना होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ यहाँ अगर 10 टेस्ला है तो यहाँ भी 10 टेस्ला हो, यहाँ भी कितना हो। जबकि तुमको क्या लग रहा है, इसकी वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा क्या उतना ही यहाँ होगा क्या? क्या बात करते हो। एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? अरे कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। आर जितना बढ़ता जाएगा, यानी वायर से आप जितना दूर चलते चले जाइएगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला होगा तो हो सकता है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला हो, 3 टेस्ला हो। ए बोलो जल्दी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो होता है। ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बोलो। चलो ठीक है, सुनो। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा। होगा कहाँ? अंदर ही ना। बोलो ना। हाँ, अब तुम बताओ, मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ? तुमको कैसे पता चला कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? ये कैसे पता चल रहा है? कैसे पता चल रहा है? गैप से। तुम देख रहे होगे यहाँ गैप मैंने कम रखा है, थोड़ा सा गैप बढ़ गया, थोड़ा सा गैप बढ़ गया, थोड़ा सा गैप। फील्ड लाइंस के दूर दूर होने का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दूर दूर होने का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जा रही है। अरे बोलिए। चलिए अब एक बात बताइए, इस वाले सेक्शन पर फोर्स कहाँ लगेगा? तो करंट कहाँ है? ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर है। अरे बोलो बाबू, तो फोर्स कहाँ? इधर लगेगा। चलो ठीक है,
फोर्स जो है वो इधर की तरफ लगेगा। चलिए इसको कुछ F कह दिया जाए। इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? इस फोर्स का फॉर्मूला होगा, अरे एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कितना कर रहा है, आई। लेंथ नहीं दिया है तो हम अपने से क्या मान लेते हैं, एल। तो एल लेंथ के वायर जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, उसको अगर आपने किसी बी मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, आई एल बी साइन थीटा। तो आई की जगह आई, एल की जगह एल, बी की जगह बी, हाँ बी की जगह, ठीक है। यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड बी होगा तो वो बी रखेंगे हम लोग, ठीक है, फिलहाल के लिए बी रखते हैं, ठीक है। आ डिवाइडेड बाई 2 पाई ई का कर रहा हूं रे, हाँ सॉरी, आई एल बी और साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा में, शांत रहिएगा, साइन थीटा में थीटा कितना होगा, तो करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, बोलिए ना, ये बात है। चलिए ठीक है, तो इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, मैग्नीट्यूड कुछ इतना होगा। और ये बी कहां से पता चलेगा, इस वाले फॉर्मूले से पता चलेगा, ठीक है। चलिए इस वाले सेक्शन में बताइए, इस वाले सेक्शन में करंट कहाँ है, नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर है, तो फोर्स इधर लगेगा। खाली इतना बता दीजिए कि फोर्स इतना ही लगेगा कि कुछ कम लगेगा कि कुछ ज्यादा लगेगा। क्यों कम लगेगा, क्योंकि फोर्स, चलिए तब मैं इसको एफ डैश लिख देता हूं, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें, यानी करंट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा कि ये फोर्स ज्यादा है कि ये फोर्स ज्यादा है। एल, जितना लेंथ इसका उतना ही लेंथ इसका, यानी लेंथ भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा कि फोर्स ज्यादा होगा कि कम होगा। फिर आएगा बी, बी का मतलब हुआ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां, क्या उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां, नहीं ना बाबू, यहां का मैग्नेटिक फील्ड कम है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कम है तो फोर्स भी कम लगेगा। अरे बोलो, ठीक है। इसका मतलब अट्रैक्टिव नेचर का जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, रिपल्सिव नेचर का जो फोर्स होगा वो कम होगा। चलिए इसकी बात की जाए, बोलिए ना। तो कहने का मतलब है इस पे फोर्स कहां लगेगा, ऊपर लगेगा, बोलो। और इस पर फोर्स कहां लगेगा, अरे करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। और ये फोर्स अगर मान लो कि एफ डबल डैश है तो ये फोर्स भी एफ डबल डैश ही होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सुनिए ना, ये वाला रॉड जो है, हाँ सुनिए, ये वाला वायर जो है वो यहां से शुरू होके यहां पे जाके खत्म हो जाता है, क्या बोलते हो। तो इस वाले वायर के साथ भी तो ऐसा ही ना है, वो भी तो ठीक उतनी ही दूरी से शुरू होके उतनी ही दूरी पे जाके खत्म हो रहा है। लेंथ भी दोनों का सेम ही है, करंट भी दोनों में सेम ही है, बस अंतर है तो करंट के डायरेक्शन में, इस वजह से अंतर आया है फोर्स के डायरेक्शन में। बाकी फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ना होगा। अरे तुम ऐसे समझो ना कि एक छोटा सा सेक्शन तुम यहां ले लो, एक छोटा सा सेक्शन कहां ले लो, यहां ले लो, बोलो बाबू। तो ये छोटा सा सेक्शन इस वायर से जितनी दूरी पे है, ठीक उतना ही छोटा सा सेक्शन यहां भी तो होगा, लेकिन इस छोटे से सेक्शन में फोर्स ऊपर लगेगा, इस छोटे से सेक्शन में फोर्स नीचे लगेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल करेगा, इसके बगल वाला दोनों एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल करेगा, इसके बगल वाला दोनों एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल करेगा। तो मतलब मिला जुला के इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, और अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स बड़ा होगा, रिपल्सिव नेचर का फोर्स छोटा होगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो किस नेचर का आ जाएगा, अट्रैक्टिव नेचर का ही आ जाएगा, बोलिए ना। तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, मूव टुवर्ड्स दी वायर। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक सुनिए,
लिखिए कहीं। पहले मैं बता देता हूँ ट्रिक क्या है। मान लीजिए कि ये कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये कोई करंट कैरिंग लूप है। क्या है बोलो बच्चों? करंट कैरिंग लूप। बताओ करंट इसमें किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? हाँ सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक दूसरा केस लेते हैं, उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो सुनो, ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, ये जानने के लिए इस लूप का इस वायर से सबसे नजदीक वाला पॉइंट देखना है। तो सबसे नजदीक वाला पॉइंट यही ना है, इसमें सबसे नजदीक वाला पॉइंट यही ना है। अगर उस सबसे नजदीक वाले पॉइंट पे करंट वायर के सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? उस नजदीक वाले पॉइंट पे अगर करंट वायर के ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। बस। लूप किसी भी शेप साइज का हो सकता है। ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है, किसी भी शेप साइज का हो सकता है। हमको बस सबसे नजदीक वाला देख लेना है। बोलो जल्दी। तो इस चीज को तुम कहीं लिख लो, ऐसा ही फोटो बना के लिख लो। बोलो तो लैंग्वेज में भी लिखवा देते हैं। लैंग्वेज में लिखवा दें? लिखो लिखो, लैंग्वेज में लिखो। अगर लूप के वायर से, अगर लूप के वायर से सबसे नजदीक वाले पॉइंट पे, लूप के वायर से सबसे नजदीक वाले पॉइंट पे करंट वायर के सेम डायरेक्शन में है, करंट वायर के, ये तुम समझ रहे हो ना? हाँ, लैंग्वेज थोड़ा सा लटपटा सकता है लेकिन बात समझ जाना। वायर के सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। बोलिए। हाँ, अट्रैक्शन होगा। और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सन होगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सन होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या? रिपल्सन होगा। ठीक है? हाँ, और ये फोटो बना लीजिए, अच्छा रहेगा, देखते ही समझ में आ जाएगा। मतलब हमको यहाँ देखना है, बस यहाँ देख लेना है। हो गया? ठीक है। अब इस ट्रिक के हिसाब से देखा जाए तो हम तो एक झलक में देख के बता देंगे कि हो क्या रहा है। बोलो। वायर के सबसे नजदीक वाला पॉइंट क्या है? ये पूरा का पूरा सेक्शन ही ना सबसे नजदीक है। तो इस सेक्शन में करंट का डायरेक्शन किधर है? वायर के सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। जाहिर सी बात है, अगर इस डायरेक्शन को हम लोग पलट देते हैं अगर, और अगर करंट इधर जाने लगा तो ये लूप इससे दूर भागेगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये था IIT 85, एम्स 3 और नीट 2004। ठीक है, फिर नीट 2016 में लगभग मान के चलिए कि सेम ही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, लेकिन अब की बार नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है तुमसे। तो पहले तो ये बताओ बच्चों कि इसमें स्मॉल आई करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं? तो यानी इसमें स्मॉल आई करंट ऊपर होगा, इसमें स्मॉल आई करंट इधर होगा, इसमें नीचे होगा और इसमें इधर, ऐसा ही ना होगा? ठीक है। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस छूट गया है गलती से,
लिख लीजिएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है वो L/2 है। कितना है? L/2 है। ठीक है, अब आप बताइए इस वाले सेक्शन पर फोर्स कहाँ, पहले तो ये बताइए कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? ये तुमको समझ में आ रहा है ना? अंदर होगा। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होगा और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ वाले मैग्नेटिक फील्ड को B1 कह देते हैं, यहाँ वाले मैग्नेटिक फील्ड को B2 कह देते हैं। तो आप सबसे पहले बताइए B1 कितना होगा? तो म्यू नॉट, अरे इसी ने ना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया है, तो जल्दी बोलो, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई और L/2 ना होगा। अब ये 2 से 2 कट गया तो मिला जुला क्या आएगा? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई कितना? हाँ, कितना आ जाएगा? I इंटू एल आ जाएगा। चिल्लाता है रे, पाई इंटू एल आ जाएगा। हाँ ठीक है, अब सुनो B2 कितना होगा? B2 कितना होगा? तो हाँ, इसी ने ना यहाँ पैदा किया है, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? L/2 प्लस L, 1.5 L का मतलब 3L/2 ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 2 पाई और 3L/2 से 2 कट गया और ये हो जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई L, ऐसा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आप बताइए इस वाले सेक्शन पे फोर्स इधर लगेगा, इसको हम लोग कुछ F1 कह देते हैं, और इस वाले सेक्शन पे फोर्स इधर लगेगा, उसको कुछ, अच्छा इस वाले सेक्शन पर ऊपर लगेगा और इस वाले सेक्शन पे, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, मतलब मिला जुला का मेन फोर्स ये रहा और ये रहा। और आप जानते हैं कि, सुनिए, आप जानते हैं कि ये जो है ज्यादा होगा और ये कम होगा। ठीक है, तो F नेट अगर आपको निकालना है तो हो जाएगा F1 माइनस कितना? F2। अब इस पर कितना फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? ILB साइन थीटा। I की जगह बड़ा वाला I की छोटा वाला I? अरे इसमें करंट छोटा वाला ही ना है, तो छोटा वाला I, फिर L, अरे L में L बड़ा वाला L, हाँ, अब B का मतलब B1 ना, तो डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करूँ क्या? तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई पाई इंटू L, में से घटाना किसको है? इस वाले फोर्स को घटाना है, तो फिर से लिखा जाए ILB साइन थीटा। अच्छा, इसमें इतना समझ में आ रहा है ना कि साइन थीटा 1 आ रहा है, साइन 90 डिग्री, क्योंकि करंट है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो इसीलिए उसको मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ, खाली ILB लिख दे रहा हूँ। हाँ बताइए, इसमें भी करंट कितना? I, कौन I, बड़ा वाला कि छोटा वाला? छोटा वाला I, L तो L ही होगा, लेकिन B जो होगा वो B2 ना होगा, और B2 कितना है? म्यू नॉट I बाई 3 पाई L, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 3 पाई L। कुछ समझ में आ रहा है? हाई देखिएगा तनी, L से L कट गया कि नहीं। अब आप बता दीजिए कि F नेट जो होगा उसमें मिला जुला के, यार इधर पाई है और इधर 3 पाई है, तो एलसीएम तो 3 पाई ही ना रहेगा। अब 3 घट रहा है तो इधर चला जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? 3 I म्यू नॉट I में से घटेगा, I म्यू नॉट I, तो बचेगा 2I म्यू नॉट I। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 म्यू नॉट I बाई 3 पाई। ऐसा कोई ऑप्शन है? 2 म्यू नॉट I बाई 3 पाई। समझ रहे हैं? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नीट का एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स यूज हुई हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है कि किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई है। पहला फॉर्मूला ये यूज हुआ है। दूसरा फॉर्मूला क्या यूज हुआ है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है ILB साइन थीटा। दोनों फॉर्मूला इसमें यूज हो गया, लेकिन है तो फॉर्मूला ही ना, यूज करने आएगा तो ऑब्वियसली ये बन भी जाएगा, ऐसा छूटने वाला सवाल तो ये है नहीं। इज इट क्लियर? हाई देखो, शांति का परिचय दो और बताओ बिहार, सॉरी तो हमसे पाप हो जाता है आज।
सीबीएसई बोर्ड ने पूछा पिछले साल 1 नंबर में, देखो। क्या हो जाए यार, क्या बोलते हो? ये सवाल आपको समझ में आया क्या? कह रहा है कि एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है बताइए, छोटा एल कि बड़का एल? अरे छोटा एल ना है, रॉड का लेंथ कैसा है? छोटा वाला एल है। रॉड का मास कितना है? एम। सस्पेंड किया गया है हॉरिजॉन्टली 2 धागों से, नहीं समझे आप? इसका मतलब हुआ कि ये हो गया, मान लीजिए रॉड, बोलिए ना जल्दी, तो 2 धागे बांध के इस रॉड को हॉरिजॉन्टली लटका दिया गया है। तो बताइए धागों में टेंशन आएगा कि नहीं? धागों में तनाव होगा कि नहीं? बिल्कुल हो गया। ठीक है, फिर कहता है, बोल दिया है कि पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना बी। अच्छा, इसको एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? बी है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है कि ऊपर है कि नीचे है कि इधर है, कहाँ है, बस इतना बताया कि बी मैग्नेटिक फील्ड है। टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग स्ट्रिंग्स, हम चाहते हैं कि इनका टेंशन खत्म हो जाए, इन धागों का टेंशन खत्म हो जाए, टेंशन 0 हो जाए। तो इसमें हमको कितना करंट फ्लो कराना पड़ेगा? देखिए ये एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो गया कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो गया 11th क्लास का। ये टेंशन वेंशन हमने कहाँ पढ़ा है? ये सब 11 में पढ़ा है। जल्दी बोलिए। तो बताइए क्या किया जाए इसमें, कुछ आप लोग बताइए। कह रहा है कितना करंट हम उसमें फ्लो करा दें इसमें रॉड में कि इसका टेंशन खत्म हो जाए। बोलिए। इक्विलिब्रियम में। कैसे इक्विलिब्रियम में करें? ये लड़का कह रहा है कि सर अगर ये रॉड लटका हुआ है तो ये लटका हुआ है किसकी वजह से? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे कितना लगता है? एम जी। इसी को बैलेंस करने के लिए इन दोनों धागों में टेंशन आएगा सर। ये लड़का यही बात कहना चाह रहा है। अब इस धागे के टेंशन को अगर हम टी बोल दें, इसको भी टी बोल दें, तो कह रहा है ये लड़का कि सर 2t बराबर होगा mg, यानी टेंशन बराबर होगा mg/2। बोलो ना। अब हमको इसे टेंशन को क्या कर देना है? 0। अच्छा एक बात है कि मान लो कि ये अगर 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है तो इसमें आएगा 5 न्यूटन, इसमें आएगा 5 न्यूटन, तब ना मिल के 10 न्यूटन हो जाएगा। तो इस टेंशन को 0 करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि ऊपर एक और 10 न्यूटन का फोर्स लगा दें। अगर मान लीजिए हम ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दे, चलिए हाथ से ही लगा दे। अरे बोलो यार, तो हाथ से ही अगर एक 10 न्यूटन का फोर्स हम ऊपर लगा दें तो आपको नहीं लग रहा कि ये हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स इसको बैलेंस कर देगा? तब ये टेंशन कितना हो जाएगा? 0, यानी धागा ढीला हो जाएगा। अब इस धागे में तनाव नहीं रहेगा। समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब हुआ कि एक ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, और ऊपर फोर्स यहाँ कौन सा लग सकता है? मैग्नेटिक फोर्स ही ना लग सकता है, क्योंकि आपने इसको कहाँ रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम किधर रखें कि फोर्स ऊपर लगे? अगर मान लो करंट हम इधर भेजना चाह रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन होता है L×B करके मिलता है। तो L अगर इधर है तो B अंदर होगा, तब ना फोर्स ऊपर आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको आप कहाँ रखिएगा? अंदर रखिएगा, तो इससे फोर्स ऊपर आ जाएगा FB। अब आप बताइए, चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, नहीं समझे आप? इक्विलिब्रियम में होने का मतलब हुआ ना अभी ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब ऊपर वाले ऑल फोर्सेस बराबर नीचे वाले ऑल फोर्सेस। द ऊपर वाले फोर्सेस आर कौन कौन से फोर्सेस? TT 2T प्लस FB। तो FB अच्छा लिख लेंगे बाद में। अरे बोलना यार, बराबर नीचे वाला फोर्स कहाँ कितना है? mg। हमको टेंशन को क्या कर देना है? टेंशन तभी 0 होगा जब FB बराबर हो जाएगा किसके? m। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB
साइन थीटा। तो बाबू आई ही तो हमको निकालना है, जो कि हमने आई मान लिया है। एल का मतलब हुआ रॉड का लेंथ जो कि एल है, बी मैग्नेटिक फील्ड, और साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री। हालांकि सुनिए, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आपको साइन 90 डिग्री ही लेना है। मैग्नेटिक फील्ड आपको अंदर ही रखना है। इवन मैग्नेटिक फील्ड तिरछा भी रहेगा ना, नहीं समझ रहे हैं, देखिए आप लोग, ए मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा, तिरछा भी रहेगा, थोड़ा तिरछा भी, तभी भी एल क्रॉस भी कहाँ आएगा। लेकिन फिर भी हमने मैग्नेटिक फील्ड को एकदम परपेंडिकुलर ही क्यों रखा है, ताकि हम मैक्सिमम फोर्स लगा सके। हालांकि इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। इसको बताना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा है, परपेंडिकुलर टू दी रॉड है, ऐसा बोलना चाहिए। अगर ये नहीं बोल रहा है, मैं इस पर केस कर सकता हूं कि एक गलत क्वेश्चन है। छोड़ दिया जाए, रहने दिया जाए, ठीक है, छूट गया है, बेचारे से गलती हो गया है। चलिए बड़ा दिल दिखाइए, माफ करिए इसको आप। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मान लिया, अंदर की तरफ। तो इसे आई एल बी साइन 90 डिग्री में साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा क्या, एम जी। आपको शायद आई निकालना था, बोल क्यों नहीं रहे हो, तो आई निकालना था, तो हो जाएगा वो एम जी अपॉन कितना, एल बी, एम जी अपॉन एल बी। ऐसा कोई ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन। तो ये सीबीएसई अपने बोर्ड में पूछ रहा है, बोर्ड में, हाँ 1 नंबर में पूछता है। बात समझ रहे हैं आप। अच्छा एक बात बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको करना ही है। हम 99 नंबर का बना चुके हैं, ये 1 नंबर का सवाल जो है हमसे नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें देखिए ना, शांत रहिए, 1 नंबर का सवाल हमसे नहीं बन रहा है। हमारे पास अभी 10-15 मिनट समय है ना, नहीं बन रहा है। मतलब ये 11 का कॉन्सेप्ट हमको नहीं याद आ रहा है कि कैसे ऊपर नीचे क्या करना है। चाहे कितने लोगों तो क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा, क्या रॉड है, क्या फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है, और क्या टेंशन जीरो करंट, क्या लग रहा है। बहुत लोगों तो क्वेश्चन है नहीं समझ में आएगा, वो तो मैंने समझाया तब ना थोड़ा बहुत समझ में आया। हाँ, लेकिन फिर भी हमको बताना है कि सही ऑप्शन कौन है, कौन बताएगा, क्या एक और तरीका हो सकता है। बोलो बोलो बोलो, तुम चुप रहो, हाँ और आदमी बताओ, क्या तरीका हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है सही ऑप्शन टिक लगाने का। जल्दी करना, समय की थोड़ी कमी है। फोर्स से नहीं, हमको कुछ फोर्स और से एमजी उमजी नहीं पता है। उतना हमको पता होगा तो हम बनाइए नहीं लेंगे, उतना हमको पता होगा। अब ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स को एमजी से इक्वेट कराना है, तो उतना पता होगा तो बनिए जाएगा। कोई और तरीका, और वो तरीका हल्का सा लेंदी टाइप का तो होगा, लेकिन कंफर्म है कि उससे सही आंसर आपको मिल जाएगा। आप लोग हार मान गए, बस एक आदमी को पता है, नहीं एक आदमी को पता है, किसी को नहीं पता है, हैं? तुम बताओ क्या बोल रहे हो। वो लड़का देखिए बोल रहा है, सुनो सुनो सुनो, मैं बता रहा हूं। अच्छा लाओ लाओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ और तुम उससे पूछना, वो वही यही बात बोलेगा। लाओ मैं लिख देता हूँ, हैं? बात नहीं पलटेगा वो। हाँ मैंने इसमें लिख दिया है ना। अच्छा तुम बताओ कि शांत रहो, तुम बताओ कि कौन सा दूसरा मेथड है जिससे हम बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही। ए शांत रहो, हाँ बोलो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है, लिखा है, लाओ हम पढ़ देते हैं। लिखा है कि एक शांत रहो, इसमें लिखा है कि एक रेड और व्हाइट कलर के टी शर्ट वाला लड़का खड़ा होगा और बोलेगा कि डायमेंशन चेक करेंगे। सुनिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए, बैठिए आप। देखिए स्मार्ट स्मार्ट स्टूडेंट जो है, क्या बोल रहे हो, हम नहीं सुने, फिर से बोलो। कहा जाने, इधर देखो, वो जब इन ऑप्शंस को देखेगा ना, तो वो देखेगा कि हर ऑप्शन डायमेंशनली डिफरेंट है।
ये देखिए mg/b/l है, ये mg/l/b है, ये mg/l भी और ये lb अपन, यानी सबका हम डायमेंशन चेक करेंगे, किसी भी कीमत पर सबका डायमेंशन सेम नहीं है। अच्छा ठीक है, एक ऑप्शन है mg/lb, एक दूसरा ऑप्शन होता है 2mg/ क्या lb। अरे बोलो बाबू, तब इसका और इसका डायमेंशन क्या होता, सेम होता, तब ये मेथड काम नहीं आता। लेकिन मैंने देखा कि यार सबका डायमेंशन एकदम डिफरेंट ही है, तो हमको निकालना क्या है, तो चेक करना लो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला करंट के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर आ रहा है। आप समझ रहे हैं? चलिए सबसे पहले हम इसका निकालें, या बोलिए ना जल्दी, इसका निकालते हैं। कौन है, mg/b/l है, तो आप बताइए। अच्छा पहले तो बताइए करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, तो करंट तो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है रे भाई, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। हाँ अब आइए चेक करते हैं, तो बताइए मास है तो m, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का LT-2 होगा। कैसे होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो मीटर इज यूज्ड फॉर लेंथ, ऐसे समझ रहे हो। चलो ठीक है, एक बच गया मैग्नेटिक फील्ड। तो सुनो ना, हम लोग याद किसका किए हैं, फोर्स का और एनर्जी का। मैंने बोला यही दोनों का याद रखना है, तो फटाक से सोचेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या किसी फोर्स या एनर्जी के फॉर्मूले में आता है, आता तो है। एक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा, एक फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा, तो मैं वो ILB sin थीटा वाला यूज करना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं करंट का जिक्र है इस क्वेश्चन में। तो इधर चेक कर लेते हैं हम लोग, फोर्स इज इक्वल्स टू ILB और क्या, साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि ये चीज का डायमेंशन नहीं होता है, अरे इसका डायमेंशन कितना होता है, 1 होता है, m0 l0 t0 ये सब बताया हुआ है। तो यहां से हम b निकालना चाहें तो f अपन क्या आएगा, I इंटू एल आएगा, फोर्स का रटा हुआ है MLT-2 करंट के, और इसका l से l कटेगा, बताओ कितना आया, m t का पावर -2 और a का पावर कितना, -1। समझ गए, तो m t का पावर -2 और a का पावर -1, m t का पावर -2 और a का पावर -1 और डिवाइडेड बाय, जल्दी बताओ बच्चों रे, l आएगा, l से l कटेगा, तुम बताओ क्या ये सब कट कुट के a आ रहा है, कहां से आ रहा है, बस कटा है तो l और l, बाकी सब तो ऐसा ही रह गया। इसका मतलब ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा। आइए जल्दी से इसका चेक किया जाए, बोलिए जल्दी, मास के लिए m, चलिए और बताइए LT-2 l, और नीचे क्या आ गया, हाँ m t-2 a -1, ये देखिए m से m कट गया, मजा आ गया, ठीक है ये कट गया, अरे यार l स्क्वायर ना रह गया, ये ऊपर जाके ये बनेगा, हाँ लेकिन l स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? आइए इसको चेक किया जाए, तो बताइए m LT-2, l के लिए तो l ही होगा, और ये हो जाएगा m t का पावर -2 और a का पावर कितना, -1, l से l कट गया, t का पावर -2 m से m कट, अकेला a टू दी पावर -1 नीचे बचा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसका मतलब हुआ कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला करंट के डायमेंशनल फॉर्मूला से मिल रहा है, का मतलब हुआ यही वाला ऑप्शन सही होगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, और जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ रहा है, इसका किसी भी कीमत पर ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तो उसका उल्टा ना है, और इसका तो हम बता भी सकते हैं 1/a आएगा। आप समझ गए? तो क्या हमने इस मेथड से ऑप्शन लाने के लिए इसको क्या क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व किया है, भाड़ में गया क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको बस पता है कि पूछा क्या है, करें, और यहाँ से लेकर वहां तक बस यही है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला करंट से मैच कर रहा है, इसका मतलब यही सही होगा। बात समझ गए? तो ये लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, समझ रहे हैं? बताइए कैसे उस इंसान का 100 नंबर नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तब आएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक और तरीका मैं बता देता हूँ, तुक्का मारने वाला तरीका नहीं हम लोग सीखेंगे, बहुत जरूरी मेथड है वो भी, सुनिएगा। सुनिए, ऐसे क्वेश्चंस में ऑब्वियसली तुक्का भी मारा जाता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% सही हो जाएगा, लेकिन इसमें देखा जाता है ना कि सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या है, इसमें जो कॉमन होगा ना उसको छांटते चले जाइएगा। ऑप्शन के सॉरी, जो ज्यादा कॉमन ऑप्शन होता है ना उसके सही होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है।
ठीक है, तो मैंने बहुत ध्यान से इन चारों ऑप्शंस को ऑब्जर्व किया, mg/b/l mg/l/b ऐसा है, ठीक है। इसमें और इसमें हमको एक चीज कॉमन नजर आ रहा है। क्या कॉमन नजर आ रहा है? कि बस इसी को क्या किया है, पलट भर दिया है। अरे बोलो ना, पलट दिया है। तो चूंकि इन दोनों में कुछ तो सिमिलैरिटी है ना, बाकी ये दोनों तो एकदम ही डिफरेंट टाइप के हैं, तो बहुत हद तक संभावना है कि उन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन सेट करने वाले की साइकोलॉजी होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं ही आपका जब टेस्ट लूंगा इस संडे को, और मैं उसमें पूरा मैग्नेटिज्म पूछूंगा। इस संडे परसों ना है, और मैंने आपसे कहा है ना कि टेस्ट होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, समय कम है। मैं जब टेस्ट लूंगा तो सारा क्वेश्चन मैं अपने से सेट करके उसमें देता हूँ। वो क्वेश्चन आप कहीं ढूंढ लीजिएगा, दुनिया किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो सारे ऑप्शंस भी मुझको खुद सेट करना होता है। अब मान लीजिए जाओ ना, जाओ चैट जीपीटी से पूछ लेना, बता देगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने किया और सही आंसर आया 10 मीटर पर सेकंड, मान लीजिए। तो 3 गलत ऑप्शंस भी तो मुझको लिखने हैं। तो ऐसा थोड़े है कि मैं लिख दूंगा कि ऑप्शन नंबर ए है 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी हाथी है, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा है, ऑप्शन नंबर डी गाधा है। ऐसा थोड़े बोल दूंगा मैं। अरे ऐसे बोल दूंगा तब तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि ये सही होगा। हाथी घोड़ा गाधा कहां से आएगा? मुझको तुमको भटकाने के लिए क्या करना होगा, इसी को जैसे आधा कर दिया मैंने। अरे मैं क्या करूंगा, इसी को आधा कर दूंगा तो 5 मीटर पर सेकंड दे दूंगा, फिर इसको डबल कर दूंगा। तो ऐसा ही ना इंसान सोचता है, एकदम लीक से हट के कोई नहीं सोचता है। उसी के सिमिलर ऑप्शन वो बनाएगा। फिर देखेगा कि जब 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, तो 15 को बच रहा है, वो भी लगा दो 15 मीटर पर सेकंड। तो 3 को गलत ऑप्शन मैंने सेट कर दिया। तो मेरा पर्सनल मानना है कि अगर एक चीज को जस्ट पलट के दिया हुआ है ना, कंफर्म है इन्हीं दोनों में से ऑप्शन होगा जरूर, क्योंकि ये साइकोलॉजी है कि ये अगर आया होगा और उसको एक गलत ऑप्शन अगर बनाना होगा तो एक ऑप्शन वो बनाएगा इसको क्या करके, पलट के। आप समझ रहे हैं? अगर ये सही होता ना तो मे बी कि एक ऑप्शन देता जिसमें एल ऊपर रखता और एमजीबी को कहां रखता, नीचे रखता। तो इन दोनों में से संभावना है कि कोई ना कोई सही होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा, एमजी ऊपर होगा कि एलबी ऊपर होगा? तो बताइए, यहां कौन ऊपर है, एमजी। यहां भी कौन ऊपर है, यहां भी कौन ऊपर है? 3 गो में एमजी ऊपर है। बात समझ रहे हो? बहुत हद तक संभावना है कि सही आंसर में एमजी ही ऊपर होगा। तो हमने इन दोनों में को छांटा था, अब फिर इन तीनों में से हमने किसको छांट लिया, इसको छांट लिया। तो अल्टीमेटली संभावना है कि ये ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल ऐसा किया जाता है। आपको लग रहा होगा कि सर फालतू बात बता रहे हैं, हालांकि क्या, नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं। तुम ले आओ ना, ऐसा ऑप्शन तुम ले आओ, एक प्रीवियस एग्जाम्स के पूछे हुए। हम लोग तुक्का लगाएंगे बिना बनाए हुए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर हम 10 बनाएंगे ना तो उसमें 5 को सही होगा, 5 को गलत हो सकता है। हाँ, तो कितना आया? अगर 5 को सही होगा तो कितना मिला, अब 5 को गलत हुआ तो कितना घटा? 15 नंबर में कितना लाख रैंक ऊपर चल जाएगा तुमको पता है? 5 लाख से सीधे 4 लाख पर आ जाए। ठीक है, तो ये सब किया जाता है। खैर छोड़िए, हटाइए। ये क्या है, सीबीएसई 3 नंबर में बोलता है कि 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स ए एंड बी, और हाँ सेपरेटेड बाई कितना, 2 सेंटीमीटर, कैरीज करेंट 6 एम्पियर एंड 2 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन है बाबू। ठीक है, ऐसा है। पहले नंबर पार्ट में कहता है कि आप बताइए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बच्चों इसकी वजह से अंदर होगा, मान लो कुछ B1, तो इसकी वजह से भी कहाँ होगा, अंदर ही होगा, और इसको बोल दिया जाए B2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप क्या करिएगा, B1 प्लस B2। अब बताइए किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट। I की जगह पे 6 ना लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 पाई, और r की जगह पे 1 सेंटीमीटर ना होगा, तो 1 सेंटी का मतलब 10 टू द पावर -2। इसमें जोड़ दीजिए, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो म्यू नॉट। I की जगह पे 2 r डिवाइडेड बाई 2 पाई, r की जगह पे 1 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, बोलिए, बहुत कुछ तो कॉमन हो जाएगा, आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा।
बी पार्ट में कहता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो हम जानते हैं कि ऐसे केसेस में फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। तो म्यू नॉट की जगह अपना डाल लेंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस, I1 की जगह पे 6, I2 की जगह पे 2 पाई तो खैर 2 पाई है, और डी की जगह पे 2 सेंटीमीटर न लेंगे, सेंटी की जगह 10 टू द पावर -2 लिख लेंगे, हो जाएगा। ठीक।